हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 जिसमें हम असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसका ब्लॉक 1 का यूनिट 4 करेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है उसके बारे में। काफ़ी डिटेल में हम अपने अर्लियर यूनिट्स के अंदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर से एक बार इसको हम रिपीट करते हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज सच एज टेस्ट। जैसे हम किसी का IQ टेस्ट करते हैं तो उसका हम IQ जो हम टेस्ट करते हैं, जो क्लाइंट होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं, उसके डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रिसोर्सेज से जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को हम लेते हैं, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, डिफरेंट तरीके से हम उसके जो है पर्सनैलिटी को, उसकी IQ को हम मेजर करते हैं। उसके IQ के बारे में डिटेल में हम तभी हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि इस सब्जेक्ट को किस टाइप का, इसके IQ के अकॉर्डिंग उसको क्या लेना चाहिए या उसका IQ कितना है। उसके लिए हमने बात की थी, नॉर्म्स की भी बात की थी कि मान लीजिए हम किसी का IQ लेवल देखना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने 70 का, 70 क्या होता है, एक नॉर्म्स होता है कि हम जो हमारे को जो रिजल्ट्स मिलेंगे, जो हम टूल्स भरवाएंगे, जो हम इन्वेंटरीज फिलअप करवाएंगे, उनसे जो हमारे को रिजल्ट्स मिलेंगे, हम उनको एक नॉर्म्स के साथ जो है कंपेयर करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके रिजल्ट कहाँ पे वेरी करते हैं, कहाँ पे वो जो है IQ लेवल कहाँ पे उसका जो है फिट बैठता है। इसमें दो तरह के अप्रोच की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, जो कि जिसमें हम अपनी ओर से, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो रिसर्चर होता है, जो काउंसलर होता है, वो अपने तरीके से उसमें कुछ भी एसेस नहीं कर सकता। कोई इसमें बायस नहीं होती है, बहुत ही फेयरनेस होती है, बहुत ऑथेंटिक होता है, ये बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसमें जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये सिर्फ येस में, नो में बहुत ही लिमिटेड होते हैं। आपको डिटेल में कोई सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव बायस के बारे में हम इससे बात नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू असेसमेंट ऑफर द कंस्ट्रक्ट लिमिट्स और एक्सक्लूड्स द पोटेंशियल इंटरप्रिटेशन, जैसे बायसेस होती हैं, इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ऑब्जर्वर और असेसर। जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके खुद की वो कुछ भी इंटरप्रेट उसमें नहीं वो कर सकता। दिस अप्रोच यूजेस objective perspective that enable potentially authentic reactions or measurements from the individual being assessed। जिन इंडिविजुअल्स को हम असेस कर रहे हैं उनके बारे में एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है। इसमें जो रेटर की जो बायस होती है वो नहीं होती है। ऑब्जर्वर का बहुत ही इसमें लिटिल कंट्रोल होता है। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर ए ब्रॉड यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्टिव मेजरमेंट। जो सब्जेक्टिव है जिसमें हम इसकी यहाँ पे बात करेंगे, तो उसमें क्या है कि द रिजल्ट्स आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द असेसर्स एनालिसिस एंड सब्सिक्वेंटली पर्सनल इन्फ्लुएंस। इसमें जो वही बात आती है कि जो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, जो असेसर है, वो क्या करता है, उसमें अपने बारे में अपने खुद की ओर से वो कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारे को रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं, बहुत ही जैसे इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज मिलते हैं। जो नॉर्म्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं। और एक सबसे बड़ा इसमें बल्कि एक ड्रॉबैक क्या होता है, ये कल्चरली सेंसिटिव होते हैं। ये जिसमें मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैनी ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो मेजरमेंट होता है नॉट कल्चरली सेंसिटिव। इसका मतलब कि जो एक कल्चर के लिए जो हम टेस्ट को यूज़ करते हैं वो दूसरी कल्चर के लिए वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेस्ट जो है वो इंडियन कल्चर के लिए यूज़ किया है, इंडियंस के लिए यूज़ किया है, तो उसको जब हम उसी टेस्ट को अगर हम US में यूज़ करना चाहें, किसी और कंट्री, किसी वेस्टर्न कंट्री में यूज़ करना चाहें या डिफरेंट कल्चर में यूज़ करना चाहें, तो वो फिट नहीं बैठता। उसके लिए जो हर कल्चर का जो टेस्ट होता है ये डिफरेंट होता है। तो इसमें वही बात आती है कि जो ये जो टेस्ट होते हैं इसमें हम कुछ भी, ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होते हैं। और असेसर जो होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो उसके फ्री ऑफ फ्रॉम बायस होते हैं, क्योंकि वो जो होता है अपनी ओर से कुछ भी इंटरप्रेट या अपनी ओर से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो इसमें बात करते हैं नेक्स्ट जो है सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या होता है, जिसमें क्या काफ़ी कंट्रोल होता है, जिसमें जो क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उससे इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में ली जाती है कि वो अपने डिटेल लिखता है, एक समरी बना के लिखता है। जैसे हमने रोशाह का टेस्ट किया था, रोशाह के टेस्ट में इंक ब्लॉट टेस्ट, जो आपको याद होगा, रोशाह का जो हमने इंक ब्लॉट टेस्ट किया था उसमें क्या किया था, उनको जो क्लाइंट्स थे, हमारे जो सब्जेक्ट्स थे, उनको कोई स्टोरी दिखा दी थी, कोई पिक्चर दिखा दी थी, जिनके बेस के ऊपर उनको डिटेल में काफ़ी एक्सप्लेन करना था। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो है कहीं ना कहीं इसमें बायस होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिविटी जहाँ पे आती है, जहाँ पे ज़्यादा करेक्ट होता है, जहाँ पे बायस कम होती है, वो कहाँ पे होती है
ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में होती है। इसमें क्या होता है, हम कोई भी स्टैंडर्डाइज जो प्रोसीजर है वो यूज़ नहीं करते, पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं होती है इसके अंदर। डिफरेंट डिफरेंट रेस्पॉन्सेज होते हैं, डिफरेंट जो काउंसलर होते हैं जब उसको यूज़ करते हैं तो डिफरेंट तरह के उनके रिजल्ट आते हैं व्हेन वी यूज़ द सब्जेक्टिव अप्रोच मेथड। तो इसमें क्या होता है, स्किल्ड ऑब्जर्वर को रिकॉग्नाइज डिस्टॉर्शंस इन थॉट और पर्सनली थ्रू द यूज़ ऑफ द सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑल्दो दिस टाइप ऑफ असेसमेंट ऑफर यूजफुल, ठीक है ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी यूजफुल है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को एसेस करने के लिए, बट दे आर डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज बिकॉज दे डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटीज ऑफ द टेस्टर। जो टेस्ट ले रहा है, जो टेस्टर है, एक होता है टेस्ट जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जो टेस्ट ले रहा है उसकी खुद के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उस चीज़ को जो उसको रिजल्ट्स मिलते हैं उनको वो किस तरीके से क्या करता है, एनालिसिस करता है। तो इसमें क्या होता है, उसका एनालिसिस किस टाइप से करेगा, डिपेंड अपॉन द जो है ऑब्जर्वर। टेस्ट दैट यूज ऑब्जेक्टिव अप्रोच विल बी मोर लायबल दैन these tests using the subjective approach of the assessment, जो कि अगेन वही चीज़ आ रही है कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे मान जाते हैं रादर देन उसके सब्जेक्टिव के। लेकिन बस एक ही जो होती है, जो कल्चर के लिए, हर कल्चर के लिए जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये जो है सब्जेक्टिव अप्रोच, ये डिपेंड करता है जो काउंसलर है उसकी स्किल्स क्या हैं। जितना ज़्यादा काउंसलर जो है स्किल्ड होगा, उसको अपने एरिया की नॉलेज होगी, उतने जो हमारे को जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। हाउएवर द रीज़न एन इंडिविजुअल टेक्स लॉन्गर टू रेस्पॉन्ड इज नॉट कंसीडर्ड व्हेन इवेल्युएटिंग द रेस्पॉन्स। ए लैंग्वेज बैरियर में बी द कॉज अफेक्टिंग द लेंथ ऑफ द रेस्पॉन्स। कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर का भी हम इसमें करते हैं, क्योंकि उसको डिटेल में, किसी को जैसे हमने रोशा की बात की, रोशा टेस्ट के अंदर हम कोई स्टोरी दिखाते हैं, उसके बेस के ऊपर जो क्लाइंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो, अगर हम कहते हैं कि टाइम लग रहा है तो इस कारण से भी उसको टाइम लग सकता है। फिर बात करते हैं प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन काउंसलिंग। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम असेसमेंट लेते हैं, जब हम डिफरेंट रिसोर्सेज से, जितने भी हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं उससे हम इन्फॉर्मेशन को जब कलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका प्रोसेस क्या है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में थोड़ा पिछले पेज में कर लिया है, फिर से इसको कर लेते हैं। ये सबसे पहले क्या होता है, इनटेक, इंटरव्यू और हिस्ट्री टेकिंग। जो भी क्लाइंट आता है काउंसलर के पास, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री ली जाती है, जैसे बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, कुछ ऑक्यूपेशन हिस्ट्री क्या है, ठीक है, वो उसकी एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, उसके फैमिली फ्रेंड्स अपने रिलेशनशिप कैसा है। तो इट जनरली बिगिंस विद द कलेक्टिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन डाटा, सच एज नेम है, एड्रेस है, एज है, उसका हिस्ट्री का है, डिफरेंट केस हिस्ट्री जैसे हम लेते हैं जब आप अभी करेंगे इंटर्नशिप में, तो पूरा आप केस हिस्ट्री भी करेंगे। तो उसमें आपको बहुत सब चीज़ें काम आती हैं कि जब भी कोई केस आप लेते हैं उसके ऊपर जब 10 केसेस को आपको लिखना होता है, तो किस तरह से उसका जो है डाटा आप लिया, जो उस डाटा को लेकर आप कैसे पूरी एक केस स्टडी बनाते हैं, पूरी उसके ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं। और आप देखते हैं कि इंटर्नशिप में आप मेरी वीडियो पे जाएंगे, मैंने बना रखी है SK25 की अलग से प्लेलिस्ट में इंटर्नशिप की, कि उसमें कैसे हम लोग जो 10 केस स्टडी के बारे में कैसे डिटेल में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट टू नोट द फिजिकल अपीयरेंस प्रेजेंट। उसका जो क्लाइंट आया हमारे पास, उसकी क्या, उसको वो देखने में कैसा है, उसने क्या वेयर का पहन रखा है, उसके सिम्टम क्या, उसकी कंप्लेंट इस समय क्या है, उसका बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट कैसा है, वर्बल जो बोल रहा है उसके क्लोज, इसके अलावा जो नहीं बोल रहा, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में इसमें क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो ये कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग लेना, या उसकी इनटेक इंटरव्यू को शुरू में स्टार्टिंग में होता है ये। अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब उसके बारे में हम क्या करते हैं कि जो काउंसलर होता है वो ये देखता है नेक्स्ट स्टेप में कि जो उसको जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करता है, और उसमें क्या होता है जो प्रॉब्लम होती है कैन बी असेस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कैसे, एक क्या होता है स्पेसिफिक एस्पेक्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, जो इसमें वो क्या देखता है काउंसलर कि जो प्रॉब्लम है उसके सिम्टम्स क्या हैं, एसोसिएटेड फीलिंग्स सच है, उसका एंगर कैसा है, फियर कितना है, बॉडीली रिएक्शन कैसे हैं, उसके हेडेक है, शिवरिंग है, इन सब चीज़ों को भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर हम जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरीके से उसके जो पर्टिकुलर क्या है, एक पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक प्रॉब्लम से रिलेटेड, लेकिन किस चीज़ से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। फिर पैटर्न ऑफ इवेंट्स कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम। कौन से पैटर्न्स हैं जो उसको ज़्यादा, जो इवेंट जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कंट्रीब्यूट कर, व्हाट हैपन बिफोर द अकरेंस एंड आफ्टर द अकरेंस। प्रॉब्लम होने से पहले क्या था और ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण से उसको प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा, कैसे उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उन सब इवेंट्स को इकट्ठा किया जाता है। एंड एक्सटेंड टू विच द प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड अफेक्ट्स, और किस लिमिट तक
जो उसकी प्रॉब्लम जो हो रही है उसको उस पे के ऊपर जो क्लाइंट है उसके ऊपर अफेक्ट डाल रही है। हाउ लॉन्ग द प्रॉब्लम हैज़ बीन विद द क्लाइंट, कितनी लंबी चल रही है और कितना उसके ऊपर अफेक्ट वो डाल रही है, कित लिमिट तक। फिर है क्लाइंट कोपिंग स्किल्स एंड स्ट्रेंथ, कैसे जो क्लाइंट है उन चीज़ों को जब उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है या उससे रिलेटेड बाकी प्रॉब्लम आती है उनसे वो कैसे कॉप अप करते हैं, उसकी वो स्किल्स किस टाइप की, उसकी स्ट्रेंथ किस टाइप की है। In order to understand the client problem, we have to perceive it from his or her point of view. जब उसके कहने का मतलब क्या है कि कैसे what does the client do to cope up with the problem, what kind of support he or she gets, कि जो जो उसको डिफ़िकल्टी मिल रही है उसको वो कैसे कॉप अप करता है, क्या उसके reinforcing factors हैं। The qualitative or subjective assessment has always been an important means of assessing people. Increasing professional counselor are becoming inclined to be more objective and exact to their, जितना ज़्यादा हम प्रोफेशनल होंगे, जितना हम ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करेंगे उतना हमारी क्या होती है जो असेसमेंट होती है वो एग्जैक्ट होती है, उतनी वो सही होती है। वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिविटी रादर दैन दी सब्जेक्टिविटी। कई बार क्या होता है जो काउंसलर का खुद का भी क्लाइंट आ जाता है, खुद का नॉन टू आता है, तो उसमें क्या होता है सब्जेक्टिविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके इसमें ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखना है। देयरफॉर द असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम इज पॉसिबल थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड। फॉर्मल में क्या होता है जो कि वो बोल रहा है, ठीक है, या बड़ी ऐसे क्वेश्चन पूछना जो कि लिमिट कि हम जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उस बारे में, ताकि हम प्रॉब्लम तक पहुंच सकें। इनफॉर्मल क्या होता है उसके क्लूज़ को देखना कि वो क्या बोल रहा है, कि क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, कि उसके दिमाग में चल रहा है, उसकी स्पीच टोन क्या है, उसके वो जो है उसकी आंखें कहाँ पे है, आई टू आई कॉन्टैक्ट है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन्होंने एक और चीज़ भी दी हुई है कि जो हमारा फॉर्मल मेथड होते हैं उनके बारे में बात की, फॉर्मल इनफॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड इन्होंने अप्रोच की बात कर रखी है, साइकोमेट्रिक है, और ऑब्जेक्टिव मेथड के बारे में इन्होंने क्या कहा है, उनका क्या कहा है एज वेल एज ये तो सब उन्होंने ये जो कहे हैं इन्होंने यहाँ पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड। फॉर्मल को इन्होंने क्या कहा है कि क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं और साइकोमेट्रिक होते हैं, है ना। और इनफॉर्मल में उन्होंने क्या है डिफरेंट तरीके उन्होंने कहा है, इनफॉर्मल मेथड कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं और डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ द असेसमेंट। तो उन्होंने इसके बारे में उनके मतलब डिफरेंट तरह के नाम की बात की है। फिर बात करते हैं मेथड्स ऑफ असेसमेंट। कौन कौन से मेथड होते हैं असेसमेंट करने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल कौन से होते हैं, जो हमने अभी बात के ऊपर फॉर्मल की। फॉर्मल मेथड कौन से होते हैं जिसमें हम बात करते हैं टेस्ट, इन्वेंट्रीज, रेटिंग, चेकलिस्ट, जो अपने इन्वेंट्रीज के होते हैं वो खुद भरते हैं, खुद फिलअप करते हैं, रेटिंग देना या चेकलिस्ट हम दे देते हैं कि आपको इसके ऊपर बेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर लेते हैं। इनफॉर्मल मेथड कौन से होते हैं, ऑब्जर्वेशन हो गया, किसी को ऑब्जर्व करना, हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड के ऊपर केस स्टडी के ऊपर इंटरव्यू है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, सपोर्ट सिस्टम है, टेस्ट इन्वेंट्रीज एंड आर द स्टैंडर्डाइज इन्वेंट्री होती है, क्योंकि जिसमें हम टेस्ट यूज़ करते हैं, कोई इन्वेंट्री कोई टूल को यूज़ करते हैं तब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ऑब्जर्वेशन हम खुद करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं किसी का बातचीत करके, या हम खुद उसके बारे में केस स्टडी मेथड बनाते हैं, वो ये क्या होते हैं इनफॉर्मल वेज होते हैं ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो इन्होंने बता रखा है कि जो प्रोसेस होता है असेसमेंट का वो क्या होता है, जिसके हम अंदर हम क्या करते हैं, नंबर 1 पे इंटरव्यू लेते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम का, फिर उसका प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर क्लाइंट के ने किस तरह से पहले भी और अब भी कैसे वो कोपिंग स्किल को यूज़ करता है, कैसे उनसे बचता है, कैसे उनको डील करता है, और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है उसके लिए, क्या उसकी वीकनेसेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या चीज़ को ज़्यादा परेशान करती है। फिर मेथड्स के फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स में क्या होता है, किस किस तरीके से डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं असेसमेंट के जो काउंसलर को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है प्लानिंग। सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा कि उसको क्या मेजर करना है, क्या उसकी प्रॉब्लम है जिसको उसने फाइंड आउट करना है, और कैसे उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ना है, उस प्रॉब्लम के साथ कैसे उसको डील करना है, व्हाट वी वांट टू फॉलो एंड हाउ शुड वी गो अबाउट लर्निंग, कैसे उस चीज़ के साथ आगे आगे हमारे को बढ़ना है, क्या चीज़ हमें मेजर करनी है, हम पहले ये प्लानिंग करते हैं। देन कम टू डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में क्या होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से, जैसे केस स्टडी हो गई, है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, इंटरव्यू मेथड हो गया, हर तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है कि कैसे जो है कई बार टूल्स बनाए जाते हैं, क्वेश्चनर बनाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्लाइंट, उसकी प्रॉब्लम क्या है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट।
फिर प्रोसेस होती है, फिर डाटा कलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। जो काउंसलर क्या होता है, एनालिसिस द रॉ डाटा एंड पुट्स इन द साइकोलॉजिकल टर्म्स इन ऑर्डर टू रीच द कंक्लूजन। जो उसकी प्रॉब्लम है उसके बेस के ऊपर डाटा को कलेक्ट कर लिया, डिज़ाइन टूल पर सब टूल डिज़ाइन कर लिए, फिर डाटा को कलेक्ट करके जो रॉ डाटा हमारे पास आया उसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। जो टी टेस्ट लगाते हैं, जैसे एसपी, उसको सारा एक्सेल में डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। अब ये सब होने के बाद जो हमारे पास जो एनालिसिस हमने कर लिया, हमारे पास रिजल्ट सामने आ गए, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं वो उसको कम्युनिकेट किया जाता है। जो क्लाइंट होता है उसको बताया जाता है कि हमने आपके ये आपकी जो प्रॉब्लम आई थी, हमने ये हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली, या आपने हमारे को रिजल्ट्स दिए, रिस्पॉन्सेज दिए, हमने उसको जब एनालिसिस किया तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। उसको प्रॉपरली उसको जो है एक्सप्लेन किया जाता है। तो रिपोर्ट बेस्ड ऑन द असेसमेंट शुड बी प्रिसाइज होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, क्लियर भी होनी चाहिए, एंड शुड कम्युनिकेट द फाइंडिंग इन सिंपल वेल डिफाइंड एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट मैनर। हर तरीके से हमारे को एकदम उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। असेसमेंट इज सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्विंग द ह्यूमन बिहेवियर। तो इन्होंने अगेन क्या है कि असेसमेंट के बारे में बताया कि असेसमेंट की डेफिनेशन दी है। तो रिजल्ट जो असेसमेंट होते हैं हैव टू बी कम्युनिकेटेड इन सच ए वे दैट इट डज नॉट लीड टू एनी लेबलिंग और नेगेटिव। जो हमारे को जो रिजल्ट्स मिले हैं वो इस टाइप से होने चाहिए कि कोई भी उसका जो है ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर के लिए हमने उसको लेबलिंग का मतलब क्या है कि हमने ये कह दिया कि जिसको हमारा जो क्लाइंट है उसको जो प्रॉब्लम है तो सारे क्लाइंट को वही प्रॉब्लम होगी, नहीं, क्योंकि वो डिपेंड अपॉन द क्लाइंट टू क्लाइंट। तो उन्होंने क्या है कि कोई ऐसी हमें कोई पर्टिकुलर कोई लेबलिंग नहीं करनी है, ना ही हमने कोई अपने आप को नेगेटिव रिजल्ट निकालना है उसके लिए कि किसी बायस होकर। तो इस टाइप का है जो हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो दैट शुड बी प्रिसाइज, रिलेवेंट, क्लियर एंड शुड कम्युनिकेट द फाइंडिंग इन सिंपल टर्म, वेल डिफाइंड टर्म्स। अब है स्किल्स। असेसर जो होता है, जो करता है, उसमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, या इसमें आप ये भी कर सकते हैं जो काउंसलर की जो स्किल्स होती हैं हम उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जो काउंसलर होता है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। जब क्लाइंट से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है तो देखिए कि क्लाइंट के अपीयरेंस को देख के उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, कितना सैड है, फियरफुल है, एंग्री है, आई कॉन्टैक्ट उसका कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन लेनी आती होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। एम्पैथी, जिसमें हमने ऑलरेडी किया था कि पुटिंग योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ द क्लाइंट। जिसमें काउंसलर क्या होता है, ट्राइज टू एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग एंड इमोशन दैट द क्लाइंट इज फीलिंग। ये होना बहुत ज़्यादा, हमने इसमें क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच में भी ये सब चीज़ें की थी। स्किल्स ऑफ एनालिसिस, स्किल में क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है, ये स्किल है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हमारे को एनालाइज करना भी तो आता हो कि हमें जो रॉ डाटा मिला है हम उसको कैसे एनालिसिस करेंगे, हमें ये भी करना जो काउंसलर होता है ये इसकी स्किल में आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका वो एनालिसिस भी कर सकता हो। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेटिंग द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन मिली है उसको समझे, उसको इंटीग्रेट करना आता है, उसको एक साथ करना। क्योंकि हमने क्या किया असेसमेंट के अंदर कि में कोलेटरल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है फ्रॉम ऑल डिफरेंट रिसोर्सेज। जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। टू इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन विच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट एंड सिग्निफिकेंट अदर। जो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लिया या बाकी रिसोर्सेज जो नहीं है उनको अच्छे से उसको कंबाइन करना आता हो, ताकि assessment और understanding of the problem should lead to information to formation of counseling goal। क्योंकि जब हमारे को जो डिफरेंट रिसोर्सेज हम इंफॉर्मेशन लेते हैं हम उसको जब कंबाइन करते हैं तभी हमारे को गोल पता चलता है कि हमारा जो काउंसलिंग का गोल है वो क्या है और हमें उसको कैसे अचीव करना है। फिर है डेवलपिंग काउंसलिंग गोल। अब क्या है, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद प्रॉब्लम हमारे को सामने आ गई है हमारे सामने। अब हमारे को क्या है कि कैसे हमारे को उसको गोल को अचीव करना है, जो हमें काउंसलिंग करनी है वो कैसे करनी है। काउंसलिंग का गोल क्या रहेगा, गोल सेटिंग। फुलफिल द फॉलोइंग फंक्शन। गोल रिप्रेजेंट द डिजायर्ड आउटकम। जो हमारे काउंसलिंग के जो गोल्स होंगे उसी से हम डिजायर्ड आउटकम तक हम पहुंचेंगे। गोल्स गिव द डायरेक्शंस टू काउंसलिंग प्रोसेस एंड गोल्स डिटरमिन व्हाट कैन बी अचीव्ड। तो ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे को जो काउंसलिंग के गोल हम तभी बना पाते हैं जब हमारे को बाकी सब चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होती है, हमारी एम्पैथी होती है, हमारे अंदर क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करने को, उसको उसके जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको एनालाइज करना हमारे को आना चाहिए, उसको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, तभी जो है हम आगे काउंसलिंग के गोल को हम सेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया